देवरानी के आते ही नर्क ससुराल बना खुशियों का स्वर्ग। जल थोड़ा धीरे चढ़ाओ जी, बहू की नींद टूट जाएगी तो हंगामा खड़ा कर देगी। हाँ सुमन, बस भगवान की आरती पूरी हो जाए फिर चुपचाप रसोई में चले चलेंगे। अरे बुढ़िया, कान के पर्दे फट गए हैं क्या तेरे? सुबह सुबह मंदिर में थप थप घंटी बजाकर पूरी कॉलोनी जगाने का ठेका ले रखा है क्या? शांति से सोने भी नहीं देती। जल्दी से कड़क चाय बना कर ला, वरना आज सुबह सुबह वो हाल करूंगी कि पूरा दिन याद रखेगी। अरे अरे बेटा चारू, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? बस आरती खत्म ही हो गई है। तू बैठ, मैं अभी रसोई में जाती हूँ और तेरे लिए कड़क अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। सुमन देवी जल्दी से आरती की थाली रखती हैं और कांपते पैरों से रसोई में जाकर चाय बनाकर लाती हैं। वो थरथराते कांपों से कप चारू की तरफ बढ़ाती हैं। ले बेटा चारू, अपनी गरम गरम कड़क चाय। चारू झपट्टा मारकर कप छीनती है, जिससे खौलती चाय सुमन की उंगलियों पर गिर जाती है। चारू घूंट पीकर सीधे फर्श पर थूक देती है। तू ये क्या जहर घोल कर ले आई है तू? चाय है नाले का सड़ा पानी? शक्कर डालना भूल गई क्या? सठिया गया है दिमाग तेरा? इतनी बूढ़ी हो गई, सिर के बाल धूप में सफेद किए हैं, जब एक चाय ढंग से नहीं बनती। बेटा मैंने तो चीनी बराबर डाली थी, गुस्सा मत कर बेटा, मैं दोबारा नई चाय बना लाती हूँ। तू बनाएगी नई चाय? तेरा बनाया जहर पीकर मुझे अस्पताल नहीं जाना। चारू गुस्से में आकर चीनी मिट्टी का चाय का कप पूरे जोर से जमीन पर दे मारती है। छन्नाट की आवाज के साथ कप के दर्जनों टुकड़े फर्श पर बिखर जाते हैं और चाय की छींटें मंदिर के पास लगे पर्दों पर गिरती हैं। मंदिर के पास खड़े ससुर हरेश जी ये देखकर घबरा जाते हैं। उनके हाथ से जल का लोटा छूटते छूटते बचता है। ए बुड्ढे, आंखें बटन हो गई है क्या तेरी? दिखता नहीं है क्या? तेरे चक्कर में मेरा इतना महंगा इंपोर्टेड कप टूट गया। अरे बहू, मैं तो बस यहाँ पूजा के लिए जल चढ़ा रहा था। मैंने तो कुछ नहीं किया बेटा। हाँ, तूने ही मेरी नजर भटकाई और मेरा ध्यान भटका तो कप हाथ से छूट गया। तूने इतना महंगा चीनी मिट्टी का कप तोड़वा दिया मेरा। अब चुपचाप खड़ा मुंह क्या ताक रहा है? जा जल्दी से टूटे कप के टुकड़े और चाय को साफ कर। अरे हाँ बेटा, तू गुस्सा मत हो, मैं अभी साफ कर देता हूँ। हरेश जी अपने कमर के दर्द से कराहते हुए धीरे धीरे रसोई की तरफ जाते हैं। वहाँ से एक पुराना कपड़ा और पोछा लेकर आते हैं। अरे जी आप मत बैठिए, आपके घुटनों में आर्थराइटिस का दर्द है, मैं साफ कर देती हूँ। हरेश जी दर्द से कराहते हुए रसोई से पोछा लाते हैं और घुटनों के बल बैठकर कांच चुनने लगते हैं। फर्श चमकना चाहिए बुड्ढे, एक एक टुकड़ा चुनकर उठाना। अगर एक भी कांच मेरे पैर में चुभा तो याद रखना, आज तुझे और तेरी इस बुढ़िया को सूखी रोटी भी नसीब नहीं होने दूंगी। अरे लाइए जी, आप रहने दीजिए, आपके घुटनों में इतना भयानक दर्द रहता है। डॉक्टर ने नीचे बैठने से मना किया है, मैं कर देती हूँ सफाई। तू पीछे हट महारानी, तू सफाई करने जाएगी तो आधा कांच छोड़ देगी ताकि मेरे पैर में चुभे। इस बुढ़े को ही सफाई करने दे, बड़ी चर्बी चढ़ी है इसके अंदर। कोई बात नहीं सुमन, तू परे हट जा, मैं कर लेता हूँ साफ। तू बीच में मत बोल, वरना बहू का गुस्सा और बढ़ जाएगा। हाँ चुपचाप हाथ चला बुड्ढे, बकवास मत कर। हे भगवान, किस जन्म का बदला ले रही है ये बहू हमसे? पूरी जिंदगी बच्चों को पालने में निकाल दी और आज इस उम्र में ये जुल्म सहना पड़ रहा है। क्या मुंह में बड़बड़ कर रही है? ए बुढ़िया, जाकर मेरे लिए दोबारा कड़क चाय बना, और इस बार अगर चीनी कम या ज्यादा हुई तो वो गरम चाय तेरे मुंह पर फेंक दूंगी, समझ आई? कांच समेटते वक्त हरेश जी की उंगली में कांच चुभ जाता है और खून बहने लगता है। तभी बड़ा बेटा सचिन ऑफिस के कपड़ों में बाहर आता है और पिता को घुटनों के बल देख उसका खून खौल उठता है। चारू, ये क्या नीचता है? हाँ, सुबह सुबह क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत बची है या बिल्कुल पत्थर दिल हो चुकी हो तुम? अरे तुम चिल्ला क्यों रहे हो मुझ पर? आंखें फूट गई है क्या तुम्हारी? दिख नहीं रहा है यहाँ फर्श साफ हो रहा है? तुम्हारे बाप ने मेरा इतना महंगा चीनी मिट्टी का कप तोड़ दिया तो क्या अब सफाई भी मैं करूंगी? ये तुम्हारी पिताजी की उम्र के हैं चारू, सगे बाप हैं हमारे, और तुम इनसे घुटनों के बल बिठाकर पोछा लगवा रही हो। तुम बहू हो या कोई जल्लाद? तुम शांत रहा करो, समझे? ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, और ये हमदर्दी का नाटक मेरे सामने मत तोड़ो। 2 मिनट लगेंगे तुम्हारी सारी हैकड़े और मर्दानगी निकालने में। मुझे मत सिखाओ कि इस घर में कैसे रहना है। अरे बेटा सचिन, तू मत बोल, तू क्यों बात बढ़ा रहा है? ये तो हमारा रोज का है बेटा, हम सह लेंगे। तो अपनी गृहस्थी में आग मत लगा, शांत हो जा और अपनी नौकरी पर ध्यान दे।
माँ, आप कब तक सहोगी ये सब? आप हर बार मुझे क्यों रोक देती हो? हमेशा आप ही क्यों झुकती हो माँ? तुम इतना जुल्म क्यों कर रही हो चारू? उंगली नीचे करके बात कर मुझसे, चिल्ला मत। बहुत जुबान चलने लगी है ना तुम्हारी? शादी के इतने सालों बाद आज बाप का दर्द जाग रहा है। रुक जाओ, अभी बताती हूँ मेरे खिलाफ जबान खोलने का अंजाम। चारू अचानक पागलों की तरह बाल नोचकर बिखेर लेती है, साड़ी का पल्लू गिराती है और गालों और गर्दन पर लिपस्टिक मलकर खुद ही गर्दन पर खरोच के निशान बना लेती है। ये क्या पागलपन है चारू? ये क्या घिनौना रूप बना रही हो तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हाँ, रुक जा, अभी 112 नंबर पर पुलिस को फोन मिलाती हूँ। अभी बताती हूँ कि तुम सब मिलकर मेरे साथ क्या कर रहे हो। चारू का ये भारी हंगामा, चीख पुकार और बर्तन पटकने की आवाजें सुनकर बाकी तीनों भाई परम, करण, वेद और सबसे छोटा उमंग अपने अपने कमरों से बदहवास हालत में भागे भागे बाहर हॉल में आते हैं। क्या हो गया भाभी? सुबह सुबह ये क्या तांडव मचा रखा है आपने? ये मुंह पर क्या मल रखा है? भाभी, आप रोज रोज इस घर को नर्क क्यों बना देती हो? सुबह होती नहीं कि आपका तमाशा शुरू हो जाता है। अभी पुलिस को बुलाती हूँ और एक ही मिनट में तुम सब भाइयों की ये अकड़ और हेकड़ी निकालती हूँ। भाभी, हमने या भैया ने क्या किया है? आप बेवजह हर छोटी बात को इतना तूल क्यों दे रही हो? हम सब शांति चाहते हैं इस घर में। तुम सब मिलकर मुझे प्रताड़ित कर रहे हो। अभी 112 नंबर की गाड़ी आएगी और तुम्हारे इस बूढ़े माँ बाप और तुम चारों पांचों भाइयों को मार पीट कर डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज प्रताड़ना के केस में सीधा जेल भिजवाऊंगी। भाभी, ये आप क्या नीच बातें बोल रही हो? दहेज, मारपीट? इस घर में आज तक आपके ऊपर किसी ने एक तिनका भी नहीं फेंका। आप इतना बड़ा झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? इतने केस ठोकूंगी ना तुम सब पर कि पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी और मुकदमों के चक्कर काटते काटते निकल जाएगी और ये बुढ़ा बुढ़िया तो जेल की ठंडी हवा खाते खाते वही दम तोड़ देंगे। नहीं नहीं बेटा, चारू ऐसा अनर्थ मत कर बेटा। पुलिस के लफड़े मत कर। हमारी खानदान की बची कुची इज्जत बाजार में नीलाम हो जाएगी बेटा। लोग थूकेंगे हम पर। सचिन, परम, तुम लोग चुप हो जाओ बेटा, एकदम चुप। हाँ, कोई कुछ मत बोलो, चुपचाप अपनी अपनी नौकरी पर जाओ जाओ। हाँ बेटा सचिन, तू रहने दे, हम सह लेंगे, हम सब देख लेंगे। तू काम पर जा बेटा, तेरी नौकरी छूट जाएगी। माँ, आप कब तक इस जहरीली औरत के अत्याचार सहोगी? ये तो दिन ब दिन हमारे सिर पर चढ़ती जा रही है। इसका कोई इलाज करना ही पड़ेगा। जा रहे हो तुम लोग ऑफिस या मिलाऊं 112 नंबर? 1 2। चलो भाइयों, यहाँ रुककर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। माँ बाप की लाचारी की वजह से हमारे हाथ बंधे हैं। चलो ऑफिस चलते हैं। सही कह रहे हैं भैया, माँ बाप को इस हालत में छोड़कर जाते हुए कलेजा मुंह को आ जा रहा है, पर क्या करें, काम पर तो जाना ही पड़ेगा। सचिन और उसके भाई भारी मन से अपने अपने बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। चारू दरवाजे पर खड़ी होकर मुस्कुराती है। तभी सुनीता हाथ में झाड़ू और पोछे की बाल्टी लिए दरवाजे पर आती है। अंदर हॉल में चारू सोफे पर बैठी है और जूस पी रही है। अरे तू कौन है और बिना इजाजत के यहाँ अंदर मेरे हॉल में क्या करने घुस आई? चोर उचक्की है क्या? नमस्ते मालकिन, वो छोटे भाइयों ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा कि घर में झाड़ू पोछा, कपड़े और बर्तन का सारा काम संभालना है। क्या बोला तूने? सचिन और उन बिगड़े हुए मुफ्तखोर देवरों ने तुझे रखा है? कान खोलकर सुन ले भाई, आज के बाद तेरी इस घर में चौखट लांघने की भी कोई जरूरत नहीं है। चल दफा हो जाए यहाँ से। पर मालकिन, उन्होंने तो कहा था कि घर में माँ बाप बहुत बूढ़े हैं, उनसे अब घुटनों के दर्द के कारण झुका नहीं जाता, इसलिए रोज काम करने आना। तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या मेरी हिंदी भाषा? इस घर में 2-2 बूढ़े बैठे हैं जो दिन रात मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। जब तक इनके हाथ पैर चल रहे हैं तब तक सारा काम यही करेंगे। जा यहाँ से चुपचाप, वरना अभी पुलिस बुलाकर चोरी के इल्जाम में अंदर करवा दूंगी। माफी मालकिन, मुझे नहीं पता था, मैं अभी जाती हूँ। सुनीता डरकर भाग जाती है। चारू जोर से चिल्लाकर सुमन देवी और हरेश जी को बुलाती है और उनके हाथों में जबरदस्ती झाड़ू पोछा थमा देती है। तभी गली से डिलीवरी बॉय आता है। ए बुड्ढा बुढ़िया, यहाँ आकर मुफ्त की रोटियां तोड़ना बंद करो। ये पकड़ो झाड़ू पोछा और लग जाओ काम पर। मैडम जी, ये 30-30 किलो के गेहूं और चावल के भारी कट्टे कहाँ रखने हैं? यही बाहर दरवाजे पर रख दे। अरे बेटा चारू, इसको थोड़ा अंदर स्टोर रूम में ही रखवा ले, सामान को बाहर धूप में खराब हो जाएगा। अरे तू चुप रह, तुझसे किसी ने सलाह मांगी है क्या? ये बुढ़ा उठाएगा कट्टे और अंदर स्टोर रूम में रखेगा। इसके अंदर बहुत दम भरा है, बस काम से बचने के लिए नाटक करता रहता है। जा बुड्ढे, उठाइए राशन के कट्टे और एक एक करके अंदर रख। हाँ बेटा, मैं उठाता हूँ, तू गुस्सा मत कर।
और तू क्या खड़ी खड़ी यहाँ मेरा मुंह ताक रही है? ए बुढ़िया, जा चुपचाप बाथरूम में से पानी से भरी बाल्टी उठा कर ला और पूरे ऊपर की छत साफ करके आ। हाँ बहू, जा रही हूँ, अभी बाल्टी लाती हूँ। हे भगवान, कमर और घुटने जवाब दे रहे हैं। ये 30 किलो का कट्टा, अरे कैसे उठाऊं? हरेश जी कांपते हाथों से कट्टा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वजन से कट्टा छूटकर गिर जाता है और गेहूं फर्श पर बिखर जाता है। अरे अरे जी, संभालिए, आपके बस का नहीं है इतना भारी सामान उठाना, रहने दीजिए। एक कट्टा भी नहीं उठता तुझसे, वैसे तो बड़ा मर्द बनता है। चल चुपचाप उठा उसे, वरना याद रखना आज रात के खाने में एक रोटी भी नहीं मिलेगी तुझे। हे भगवान, इस उम्र में इतनी कठोर सजा मत दे, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। दूसरी तरफ सुमन देवी जैसे तैसे भारी बाल्टी उठाकर छत पर कपड़े धोने चली जाती हैं। तभी चारू अपने ढेरों गंदे कपड़े, भारी गद्दे के कवर और अपने गंदे वेस्टर्न शूज लाकर सुमन देवी के मुंह पर फेंक देती है। ले, इसको बिल्कुल साबुन से रगड़ रगड़ के साफ कर। अगर मेरे इन महंगे शूज पर एक भी दाग रह गया तो देख लेना, तुझे रात को रोटी नहीं दूंगी। ठीक है बहू, मैं सब साफ कर दूंगी, तू गुस्सा मत कर बस। इस बुढ़ा बुढ़िया की अकल तो मैंने अच्छे से ठिकाने लगा दी। अब देखती हूँ कौन सा देवर या पति आकर मुझे इस घर में दबाता है। यहाँ तो सिर्फ मेरी ही हुकूमत चलेगी। अगले दिन दोपहर को चारू घर में किटी पार्टी रखती है। हॉल सजता है और चारू वेस्टर्न ड्रेस पहनकर सोफे पर बैठती है। तभी उसकी सहेलियां शनाया और निकिता आती हैं। हाय चारू, व्हाट अ प्लेस यार, आज तो तेरी किटी पार्टी में बहुत मजा आने वाला है। हाँ यार चारू, तूने तो एकदम परफेक्ट वाली वाइब सेट कर रखी है, ऑलवेज सो क्लासिक। तभी रसोई से कांपते हाथों में चाय पानी और नाश्ते की भारी ट्रे लिए सुमन देवी बाहर आती हैं। वो चारू के इतने छोटे कपड़े और अजीब लिबास को देखकर रुक जाती हैं। अरे बहू, तुमने ये क्या पहन लिया है? थोड़ा तो मर्यादा का ध्यान। तेरे बाप का घर है क्या ये, जो तुझसे पूछकर कपड़े पहनूंगी? जो मेरे मन में आएगा वो करूंगी, ज्यादा मेरे सामने ज्ञान झाड़ने की जरूरत नहीं है, समझी? चारू, ये बुढ़े बुढ़ी कौन है यार? तूने अपने इतने क्लासिक घर में किन अनपढ़ देहाती लोगों को रख रखा है? अरे ये तो हमारे घर के नौकर है बुढ़ा बुढ़िया। इनको मुफ्त की रोटियां तोड़ना बहुत पसंद था, तो मैंने इनको घर के फुल टाइम काम पे लगा दिया। ए नौकर, मेरी फ्रेंड्स के लिए ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक और फ्रेश मैंगो जूस लेकर आओ, जल्दी करो। हाँ बेटा, अभी लाते हैं। हरेश जी और सुमन देवी थरथराते कांपों से कांच के गिलासों में जूस की ट्रे लेकर सहेलियों के पास आते हैं। तभी चारू जानबूझकर अपना पैर सुमन देवी के पैर के आगे अड़ा देती है। सुमन देवी लड़खड़ा जाती हैं। जूस के सारे ग्लास शनाया की महंगी ब्रांडेड चप्पलों और ड्रेसेस पर गिर जाते हैं। ओह माय गॉड, शनाया की इतनी एक्सपेंसिव इंपोर्टेड चप्पलें खराब कर दी इस बुढ़िया ने। शिट यार, चारू कैसे अनाड़ी नौकर रखे हैं तूने, इतने बूढ़े बूढ़े से। तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता क्या? हाथ पैर कांप रहे हैं इनके। ऐ नौकर, इधर आ जल्दी। हरेश जी घबराकर किचन से गंदा पोछा लेकर दौड़ पड़ते हैं। अरे मैडम जी, मैं साफ कर देती हूँ ना, गलती से पैर फिसल गया। ए बुड्ढे, इधर आ, अपने इस गंदे पोछे से मत साफ कर। जो तेरे गले में ये गमछा डाला है ना, इससे मेरी फ्रेंड की महंगी चप्पलें पोंछ कर चमका। हाँ चारू बिल्कुल सही कह रही है, मेरी चप्पल बहुत एक्सपेंसिव है, इस गमछे से रगड़ रगड़ के चमकाई से बुड्ढे। हरेश जी की आंखों से टप टप आंसू गिरकर जमीन पर फैले जूस में मिल जाते हैं। वो अपने गले से अंगोछा निकालते हैं और शनाया की चप्पलें साफ करने लगते हैं। हे भगवान, हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से महापाप किए थे जो आज इस उम्र में औलाद के घर में ये अपमान देखना पड़ रहा है। देखा फ्रेंड्स, पूरे घर को और इन दोनों नौकरों को मैंने अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा रखा है। कोई मेरे आगे चू चपट नहीं कर सकता। वाह चारू, तू तो पूरी क्वीन निकली यार। किटी पार्टी खत्म होने के बाद अगले दिन कड़क धूप में सुमन देवी भारी गद्दे सुखा रही हैं और हरेश जी आंगन में पोछा लगा रहे हैं। तभी पड़ोसी आंटियां कार्ड लेकर आती हैं। अरे ये क्या देख रही हूँ मैं, सुमन बहन, हरेश भाई साहब, इस उम्र में और इस कड़क धूप में आप इतना भारी काम कर रहे हैं, आपके बेटे कहाँ है? अरे परमा बहन, कुछ नहीं बहन, बस ऐसे ही थोड़ी सफाई कर रहे थे, बच्चे तो काम पर गए हैं। अरे क्या ऐसी सफाई? हरीश भाई साहब के पैर कांप रहे हैं, उनसे बाल्टी उठ नहीं रही है। बहुरिया, अरे ओ चारू बहुरिया। चारू अंदर सोफे से उठकर हाथ में ठंडी कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लिए मटकती हुई
बाहर आंगन में आती है। क्या है? क्यों दोपहर में मेरे घर के बाहर चीख पुकार मचा रखी है तुम दोनों बुढ़ियों ने? बहुरिया, कुछ तो शर्म करो। अपने बीमार सास ससुर से इतना कड़ा काम करवाती हो, बुढ़ापे में इनकी सेवा करने की जगह पोछा लगवा रही हो। ए बुढ़िया, मेरे घर के अंदरूनी मामले में अपनी टांग मत अड़ाओ। अगर ज्यादा चपड़ चपड़ करी ना तो पुलिस में शिकायत कर दूंगी कि मेरे घर में घुसकर गुंडागर्दी कर रही थी और मुझसे पैसे ऐंठ रही थी। तू है ऐसी कुलक्षणी बहू पर? अरे कैसी जाहिल औरत है तू, जरा सी भी दया धर्म या इंसानियत नहीं बची है तेरे अंदर। बुढ़ापे में सेवा की जगह नरक बना रखा है इस हंसते खेलते घर को। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। निकलती है यहाँ से सीधी तरह या मिलाऊं 112 नंबर। दोनों पड़ोसी आंटियां सिर पकड़कर चारू को बुरा भला कहती हुई वहां से चली जाती हैं। शाम का समय है। एक बिचौलिया चारों छोटे भाइयों के लिए शादी के रिश्ते और लड़कियों की तस्वीरें लेकर घर में आता है। चारू सोफे पर बैठी उसे देखते ही भड़क उठती है। अरे चारू बेटा, सुमन बहन जी कहाँ हैं? मैं चारों छोटे लड़कों के लिए बहुत ही सुशील, संस्कारी और गुणी लड़कियों के रिश्ते लेकर आया हूँ। बात लगभग पक्की है। क्या रिश्ते लेकर आया है तू? अरे इन मुफ्तखोर भिखारी देवरों के लिए लड़कियां ढूंढ रहा है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? अरे बेटी, ये क्या अभद्र व्यवहार कर रही हो? मैं तो खुशी का पैगाम लाया था। कान खोल कर सुन ले बिचौलिए, इस घर की मालकिन सिर्फ मैं हूँ। इस घर में मेरे अलावा कोई दूसरी औरत कदम भी नहीं रख सकती। और सुन, उन नई औरतों के साथ साथ तुझे भी पुलिस केस में फंसाकर जेल में चक्की पिसवाऊंगी। बाप रे बाप, ऐसी जहरीली और खतरनाक बहू। मैं तो चला भाई, यहाँ तो इज्जत और जान दोनों का खतरा है। बिचौलिया उल्टे पैर भागे भागे घर से निकल जाता है। चारू ठहाके लगाकर हंसती है। रात का समय है। चारू अपने कमरे में बेफिक्र सो रही है। चारों भाई अपने माता पिता के कमरे में आते हैं। बड़े भैया सचिन भी साथ हैं। सुमन देवी और हरेश जी बिस्तर पर पड़े दर्द से कराह रहे हैं। चारों भाई जमीन पर बैठकर अपने माता पिता के कांपते पैर और घुटने दबाने लगते हैं। माँ, पिताजी, बहुत दर्द हो रहा है ना घुटनों में। आज फिर उस औरत ने यहाँ पर बहुत अत्याचार किया ना। क्या बताएं बेटा, आज तो चारू ने हद ही कर दी। भरी दोपहर में गद्दे उठवाए और मेरे अंगोछे से सहेली की चप्पलें साफ करवाई। पैर तो जैसे बेजान हो गए हैं हमारे। बेटा परम, आज बिचौलिया आया था तुम चारू के रिश्ते लेकर, पर चारू ने उसे इतना जलील किया, इतना डराया कि वो बेचारा फाइलें छोड़कर भाग गया। बोली कि इस घर में किसी दूसरी औरत को आने नहीं देगी। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हमें बिचौलिए ने फोन पर सब बता दिया था। इसीलिए आज हम चारों भाइयों ने मिलकर एक बहुत बड़ा फैसला किया है। माँ, हमने आप दोनों की पसंद के मुताबिक लड़कियाँ बहुत पहले से देख रखी हैं। चारों लड़कियाँ बहुत ही समझदार, संस्कारी और सुलझी हुई हैं। हम भी भाभी की रोज रोज की धमकियों और 112 नंबर के ड्रामे और आप दोनों पर हो रहे जुल्म से तंग आ चुके हैं माँ। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है माँ। जब घर में चारों देवरानियां आ जाएंगी ना माँ, तो इस घर का माहौल ही बदल जाएगा। चारों मिलकर इस जालिम जेठानी के अत्याचारों का डटकर मुकाबला करेंगी और आपको इस नर्क से आजादी दिलाएंगी। पर बेटा, वो चारू शादी होने कैसे देगी? अगर उसे जरा से भी भनक लग गई तो वो तुम सबको भी पुलिस में दे देगी और शादी के मंडप में कोहराम मचा देगी। माँ, उमंग और परम बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कोई ढोल नगाड़े बजाकर शादी का दिखावा नहीं करेंगे। हम चारों कल चुपचाप शहर के बड़े मंदिर में एक ही दिन एक ही मंडप में शादी करेंगे माँ, और शादी करके सीधे अपनी अपनी पत्नियों को घर ले आएंगे और भाभी के सामने खड़ा कर देंगे। बेटा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो चारू बहुत खतरनाक औरत है। पिताजी, अब डरने का समय चला गया। जब तक घर में 4 नई शक्तियां नहीं आएंगी ना, तब तक ये घर नर्क ही बना रहेगा। आप बस अपना आशीर्वाद दीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, भगवान तुम सबका भला करे। बस किसी तरह इस घर की कड़वाहट खत्म हो जाए। अगले दिन चारू सोफे पर ठाठ से लेटी हुई है। सास सुमन देवी नीचे फर्श पर बैठकर उसके पैरों में नेल पेंट लगा रही हैं और ससुर हरेश जी थरथराते हाथों से उसके सिर की मसाज कर रहे हैं। ए बुड्ढे, थोड़ा जोर से दबा सिर, तेल अच्छे से चंपी कर। और ए बुढ़िया, नेल पेंट उंगली से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ढंग से लगा। हाँ हाँ बहू, बिल्कुल ध्यान से लगा रही हूँ। तभी अचानक घर के मुख्य द्वार पर ढोल नगाड़ों की तेज आवाज और पायल की छनक गूंज उठती है। चारू चौंक कर झटके से उठ बैठती है, जिससे सुमन देवी के हाथ से नेल पेंट की शीशी छूटकर गिर जाती है। अरे बाहर ये ढोल नगाड़े कौन पीट रहा है? किसकी मती मारी गई है?
चारू गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ती है। तभी दरवाजा खुलता है। चारों भाई अपनी अपनी नवविवाहिता पत्नियों साक्षी, पूजा, प्रेमा और जया का हाथ थामे घर में प्रवेश करते हैं। सुमन, देख हमारे बच्चे ब्याह के आ गए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे घर में बहुएं आ गई। ये क्या निश्ता है, मेरी मर्जी के बिना इस घर में ये चार चार चुड़ैलें कहाँ से घुस आई? चारू जबान संभाल कर बात करो। ये कोई चुड़ैलें नहीं, तुम्हारे देवरों की पत्नियां हैं, इस घर की बहुएं हैं। चुप रहो तुम, ए देहाती औरतों। चलो चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ मेरे घर से। मेरे अलावा इस घर में कोई और औरत नहीं रह सकती, किसी को कदम भी नहीं रखने दूंगी। तभी चारू की बात अनसुना करके साक्षी आगे बढ़ती है। वो पहले सास सुमन देवी और ससुर हरेश जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, फिर सीधे चारू के सामने आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो जाती है। नमस्ते जेठानी जी, आपके घर में तो लक्ष्मी आई है, आप इस तरह राक्षसी का रूप धरकर स्वागत क्यों कर रही है? क्या बोली तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की? जो सच है वही बोला जेठानी जी। ये घर जितना आपके पति का है उतना ही हमारे पतियों का भी है। इस घर पर हम सबका बराबर का हक है। अब तक जो आपकी गुंडागर्दी और मनमानी चल रही थी ना, वो आज से बंद। बिल्कुल सही कहा साक्षी दीदी ने। अब हमारे माता पिताजी पर एक भी अत्याचार नहीं होगा। ये औरतें तो बहुत तेज निकली, सीधे मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है। आज तो चुप रहना ही ठीक है। चारू गुस्से में अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। रात को सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह 7 बजे हमेशा की तरह चारू नींद से उठती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ए बुढ़िया उठ, 7 बज गए, मेरी अदरक वाली चाय लेकर आ जल्दी से। रसोई से सास सुमन देवी के बजाय चारों देवरानियां मुस्कुराते हुए बाहर आती हैं। साक्षी चाय की ट्रे डाइनिंग टेबल पर रख देती है। ये क्या तरीका है? मेरी अदरक वाली कड़क चाय कहाँ है? दोबारा रसोई में जा और कड़क चाय बना कर ला। मैं ऐसे फीकी चाय नहीं पीती। अगर आपको अदरक वाली कड़क चाय चाहिए तो रसोई वो रही, खुद जाइए और अपने हाथों से बना लीजिए। क्या बोली तू? तेरी ये हिम्मत, तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? जी बिल्कुल, जब आप दूसरों से काम की उम्मीद रखती हैं तो खुद भी कुछ करना सीखिए। हमारी सास आपकी नौकरानी नहीं है जेठानी जी। आज से रसोई का सारा काम हम चारों देवरानी संभालेंगे और हमारे माता पिताजी आराम करेंगे। तभी जया सुमन देवी और हरेश जी को आदर के साथ उनके कमरे से लाकर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बिठाती है और उनके सामने गर्मा गर्म पोहा और पराठे परोसती है। ए बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस डाइनिंग टेबल पर बैठने की? तेरी जगह नीचे फर्श पर है, उठ यहाँ से और पोछा लगा। चारू गुस्से में टेबल पर रखा जूस का ग्लास उठाकर फर्श पर पटक देती है। कांच बिखर जाता है। वो ससुर जी को पोछा थमाने की कोशिश करती है। चले बुड्ढे, पोछा उठा और इस फर्श को साफ कर। रुकिए, ये गंदगी आपने फैलाई है जेठानी जी, तो इसे साफ भी आप ही करेंगी। हमारे बाबूजी अब एक तिनका भी नहीं उठाएंगे। तुम्हारी इतनी मजाल, रुक जाओ, अभी हाथ चलाकर तुम सबको सीधा करती हूँ। चारू जैसे ही प्रेमा पर हाथ उठाने के लिए हाथ उठाती है, चारों देवरानियां तुरंत एक दूसरे का हाथ पकड़कर सास ससुर के आगे लोहे की ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। हाथ पीछे ही रखिएगा जेठानी जी। अगर हमारे माता पिताजी या हम में से किसी पर भी हाथ उठाने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये चारों तो पूरी तरह एक हो चुकी है। अब मेरी तानाशाही यहाँ नहीं चलने वाली, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। चारू खिसियाकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह सास ससुर और चारों देवरानियां मंदिर में आरती गा रहे हैं। तभी नींद खराब होने से झल्लाती हुई चारू हॉल में आती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मर्जी के बिना इतनी तेज घंटी बजाने की? मेरा सिर दर्द कर रहा है और तुम लोग यहाँ तमाशा मचा रहे हो। चारू गुस्से में सुमन देवी के हाथ से जलती हुई आरती की थाली छीनने का प्रयास करती है। खींचातानी में जलता हुआ दिया नीचे गिरने लगता है। जेठानी जी, साक्षी झट से आगे बढ़कर चारू की कलाई कसकर पकड़ लेती है और थाली बचा लेती है। फिर वो वहीं जलता हुआ दिया सावधानी से उठाकर चारू के खुले हाथ की हथेली के ठीक ऊपर रख देती है। अरे ये क्या कर रही है तू? जल जाऊंगी मैं। अब बताइए जेठानी जी, कैसा लग रहा है? जब आप रोज हमारे माँ बाप के स्वाभिमान को यूं ही जलाती थी तब उन्हें भी ऐसा ही दर्द होता था। तुम चारों चुड़ैलों की इतनी हिम्मत! रुक जाओ, अभी 112 नंबर मिलाकर पुलिस बुलाती हूँ और तुम सबको डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज प्रताड़ना के झूठे केस में अंदर करवाती हूँ। कान खोल कर सुन लीजिए जेठानी जी, अब आपकी ये 112 नंबर वाली गीदड़ धमकी नहीं चलने वाली। अगर आपने पुलिस बुलाई तो हम चारों बहुएं पुलिस के सामने सच सच बयान दर्ज करवाएंगी। कोर्ट और पुलिस भी जानती हैं कि एक बहू झूठी हो सकती है, लेकिन घर की चारों बहुएं एक साथ झूठी नहीं हो सकती। ठीक है, देख लूंगी तुम सबको।
अपनी चालें नाकाम होता देख चारू एक खतरनाक ड्रामा रचती है। वो अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े जगह जगह से फाड़ लेती है, चेहरे पर काजल और लिपस्टिक बेतरतीब तरीके से मल लेती है और जोर जोर से रोते हुए 112 नंबर मिलाकर पुलिस को बुला लेती है। इंस्पेक्टर साहब, बचाइए मुझे। देखिए, मेरे सास ससुर और इन चारों नई देवरानियों ने मिलकर मुझे दहेज के लिए मारा पीटा है। ये सब मुझे जान से मारना चाहते हैं। क्या इतना अत्याचार? कौन कौन शामिल है इसमें? इंस्पेक्टर साहब, इस औरत के ड्रामे पर यकीन करने से पहले जरा हिडन कैमरे की रिकॉर्डिंग देख लीजिए। साक्षी अपना मोबाइल निकालकर इंस्पेक्टर के सामने रख देती है। वीडियो में चारू खुद अपने हाथ से अपने कपड़े फाड़ रही है और मुंह पर लिपस्टिक काजल मल रही है। साहब देखिए, इस औरत ने खुद अपने कपड़े फाड़े हैं और नाटक रचा है। हमारे सास ससुर तो बेकसूर हैं। असली जुल्म तो ये औरत इस पूरे घर पर करती आई है। अच्छा, तो तुम झूठा केस बनाकर अपने सास ससुर और अपने परिवार को फंसाने की धमकी देती थी। उल्टा सीधा नाटक करके पुलिस का वक्त बर्बाद करती हो। तुम्हारे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराने और परिवार को मानसिक प्रताड़ना देने के जुर्म में तुम्हें ही जेल में जाना पड़ेगा। समझ में आया? हवलदार हथकड़ी निकालने लगता है। चारू डर के मारे थर थर कांपने लगती है। साहब रुकिए, मेरी बहू को छोड़ दीजिए। भले इसने हमारे साथ कितना भी बुरा किया हो, पर ये हमारे घर की इज्जत है। घर के बाद बाहर मत ले जाइए साहब, इसे माफ कर दीजिए। देवी जी, आप बहुत महान हैं। ठीक है, इस बार आखिरी चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ। अगर दोबारा ऐसी शिकायत आई तो सीधा जेल होगी, जेल। समझ में आया? पुलिस चारू को चेतावनी देकर चली जाती है। चारू जलील होकर चुपचाप अपने कमरे में भाग जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। चारू कमरे में अकेली घुट रही है और अचानक प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस और तेज बुखार से वो बिस्तर पर तड़पने लगती है। पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, सिर फटा जा रहा है, कोई तो बचाओ मुझे। चारू थरथराते हाथों से अपना फोन उठाकर अपनी मॉडर्न सहेली शनाया को फोन लगाती है। शनाया, शनाया यार, मेरी तबीयत बहुत खराब है, बहुत तेज दर्द और बुखार है। प्लीज जल्दी से मेरे घर आ जाना। ओ नो चारू, आज तो मैं बहुत बिजी हूँ यार, शॉपिंग पर जा रही हूँ। तू डॉक्टर को दिखा लेना, बाय। फोन कट जाता है। चारू अब निकिता को फोन मिलाती है। अरे चारू, मैं तो पार्लर में हूँ यार, अभी बिल्कुल नहीं आ सकती, तो खुद संभाल ले। निकिता भी फोन काट देती है। चारू का हाथ ढीला पड़ जाता है और फोन बिस्तर पर गिर जाता है। जिन दोस्तों के साथ मैं दिन रात पार्टी करती थी, सास ससुर को नीचे दिखाती थी, आज मेरी इस हालत में कोई 1 मिनट के लिए हाल पूछने भी नहीं आई। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है। साक्षी हाथ में गर्म पानी और दवाइयों की पट्टी लेकर अंदर आती है। उसके पीछे वेद डॉक्टर को लेकर आता है। जेठानी जी, आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है। वेद, डॉक्टर साहब को जल्दी अंदर लाओ। अरे मेरी बहू, कितना तेज बुखार है। साक्षी बेटा, जल्दी से ठंडे पानी की पट्टियां ला। सुमन देवी चारू के सिर पर गीली पट्टियां रखने लगती हैं। प्रेमा काढ़ा बनाकर लाती है और पूजा गर्मा गर्म सूप की कटोरी लेकर आती है। हरेश जी बाहर खड़े होकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। पूरा परिवार चारू की जान बचाने में जुट जाता है। मेरा अपना पति सचिन भी मुझसे इतना नाराज होकर दूर खड़ा है, लेकिन जिन सास ससुर और देवरानियों पर मैंने इतने जुल्म किए, वही आज अपनी जान लगाकर मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की देखभाल कर रहे हैं। 2 दिन बाद चारू अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है। वो कमरे से धीरे धीरे चलकर हॉल में आती है, जहां सास सुमन देवी और ससुर हरेश जी सोफे पर बैठे हैं। चारू की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे हैं। वो सीधे जाकर सास ससुर के पैरों में गिर पड़ती है। अम्मा जी, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मैंने आप लोगों के साथ इतना नीच व्यवहार किया, नरक बना दिया इस घर को, फिर भी आपने मुझे बेटी की तरह संभाल लिया। अरे उठ बहू, रो मत बेटा, तू तो हमारे घर की बड़ी बहू है। भटक गई थी तो क्या हुआ, अब सही रास्ते पर आ गई ना। हाँ बेटा चारू, तू हमारी बेटी जैसी ही है, अब सब भूल जा। हाँ? चारू देवरानियों के पास जाती है और उनके हाथ थाम लेती है। तुम सब भी मुझे माफ कर दो बहुओं। मैंने तुम सबको क्या क्या नहीं बोला, कितनी कड़वाहट फैलाई, फिर भी तुम सबने सगी बहन बनकर मेरी सेवा की। दीदी, इस घर के लोग तो इतने सीधे और अच्छे हैं, आपको इस परिवार से आखिर इतनी नफरत और परेशानी क्यों थी? मेरी सौतेली माँ ने बचपन से मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिला, बस हमेशा हुक्म सहने पड़े। वही कड़वाहट मेरी आदत बन गई थी और वही जहर मैं यहाँ उगल रही थी, पर आज आपकी ममता ने मेरी आंखें खोल दी। चारू अपने पति सचिन के पास जाकर उसके पैर छूती है। सचिन,
क्या तुम मुझे एक मौका और दोगे? देखो, जब माँ बाप ने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं कौन होता हूँ। आज से एक नई शुरुआत करेंगे चारू। कुछ महीनों के बाद घर में खुशनुमा माहौल है। चारू की गोद भराई और आने वाले बच्चे की खुशी में घर गुब्बारों और खिलौनों से सजाया जा रहा है। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज मेरा पूरा परिवार एक साथ हंस खेल रहा है। सही कहा सुमन, चारों बहुओं ने आकर हमारे घर को सच में स्वर्ग बना दिया। अरे भाई, सजावट तो पूरी हो गई। अब जरा सब मिलकर होने वाले बच्चे का कोई सुंदर सा नाम तो सोचो। नाम तो मेरी ये चारों बहनें ही रखेंगी। इन्हीं की वजह से मुझे इतना प्यारा परिवार और प्यार मिला है। दीदी, नाम जो भी हो, पर हमारा ये बच्चा इस घर की खुशियों और हमारी एकता की पहचान बनेगा।